Hello my dear students, welcome to our classroom. This is Radha. In this video we are going to discuss chapter 1 of class 7th, Political Life, Social and Political Life. The name of the book is Social and Political Life 2. Chapter 1 on Equality. इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, है ना। इक्वालिटी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है जिसमें आप इक्वालिटी के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। India is a democracy. In the class 6th book, we looked at the key elements of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. अच्छा, क्लास 6 की बुक में हमने ये तो देख लिया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और इंडिया भी हमारा जो है एक डेमोक्रेसी ही है, ठीक है। इसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पर सभी लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसको रिजॉल्व करने के लिए सभी लोग आते हैं और यहाँ पर इक्वालिटी और जस्टिस भी मिलता है, ठीक है। हमारे कंट्री में जस्टिस यानी सबको न्याय मिलता है। इक्वालिटी किसी भी डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अहम फीचर है और ये उसके सभी फंक्शनिंग के जितने भी पहलू हैं उनको अफेक्ट करता है। अच्छा, इस चैप्टर में आप इक्वालिटी के बारे में कि इक्वालिटी क्या है, क्यों वो डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है और क्या इंडिया में सबको वो इक्वालिटी मिलती है या नहीं मिलती है, ये आप देखेंगे। सबसे पहली शुरुआत हम कर रहे हैं कांता की स्टोरी से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्शन डे पर कांता और उसकी फ्रेंड जो है सुजाता, वो अपने अपने वोट्स डालने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। उनकी लाइन में अगर आप ऊपर देखें तो ये सभी लोग टीचर, ट्रेडर, स्टूडेंट, डोमेस्टिक वर्कर और डोमेस्टिक वर्कर, ये सब लोग जो हैं अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं। इनकी ऑक्यूपेशन अलग है, इनका इकोनॉमिकल स्टेटस अलग है, लेकिन फिर भी सबको एक ही लाइन में खड़ा रहना है। आप रिच हैं, पुअर हैं, जो भी हैं, आपको अगर वोट डालना है तो एक ही लाइन है, वहीं पर आपको जा कर के वोट डालना है। अच्छा, कांता जाती है और वो अपना वोट डाल के आती है। कांता ये सोच कर के जाती है कि मैं उसी कैंडिडेट को वोट करूँगी जिन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो हमारे एरिया में वाटर लेकर के आएंगे, ठीक है। पाइपलाइन लगवाएंगे और वाटर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट पेज पे और ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है जिसमें आप ये भी देख पाएंगे कि कुछ मुस्लिम्स भी हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी हैं और अलग अलग जैन भी हैं। हर एक समुदाय से लोग यहाँ पर आए हैं। एक इंसान है जो अनएम्प्लॉयड है, फिर भी उनको वोटिंग का राइट है ही है। सबके पास वोटिंग के राइट्स हैं, इससे ये मतलब पता लगता है। अच्छा, वोट करने के बाद कांता जो है वो ये भी देखती है कि उसके जो साहिब है यहाँ इस लाइन में वो भी खड़े हैं, जो जैन साहिब हैं वो भी इस लाइन में उसके साथ मतलब वहीं पर खड़े हुए हैं। अच्छा, फिर वो सब करके वोट और चलते हैं। जैन साहिब जो हैं अपनी कार लेकर के जा रहे हैं और कांता को वो कह रहे हैं कि हम तुमसे बाद में मिलेंगे। जब वो अपने घर से वापस आ रही है तो कांता ने अपनी सहेली को बताया कि उनकी गुड़िया को फीवर है और उन्हें उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, पर पहले वो साहिब के घर जाएंगी, उनका काम पूरा करेंगी और उनसे कुछ एडवांस में पैसे मांगेंगी। एट होम अब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी बेटी को कुछ गर्म काढ़े जैसा दिया और उसको बोला कि आप ये पी लो, आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा। मैं शाम को जब वापस आऊँगी तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि गुड़िया क्यों बीमार हुई? क्योंकि जिस जगह पर वो लोग रहते हैं वो बस्ती कभी भी साफ़ नहीं की जाती, इसीलिए वहाँ के बच्चे और ये गुड़िया जो है वो ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं। नाउ दिस स्टेट्स दैट क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, राइट। नेक्स्ट पेज पर देखें तो जब ये सफाई करने के लिए उन सबके घर जा रही होती है, जैन के घर जा रही होती है, तो वो उनसे कहती हैं कि आप अश्योर कीजिएगा कि आप कॉर्नर्स को क्लीन करना ना भूलें, ठीक है। उनको आपको क्लीन करना है। और फिर वो जो मालकिन है वो कांता को एडवांस पैसे भी देती है और ये भी बोलती है कि बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, इसकी आदत मत लगा लेना। और कांता बोलती है कि नहीं मैम, ये आज के लिए मुझे ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे चाहिए। उस शाम को कांता जो है
वहाँ पर जाती है उसको हॉस्पिटल लेकर के, अपने मैडम को ले करके, और वो बेटी जो है उनकी बहुत ज़्यादा दर्द में है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो भी उसे बीमारी है उस वजह से। और उसकी माँ उसे आश्वासन दे दी कि बेटा थोड़े थोड़े मिनट और रुक जाओ, हॉस्पिटल में हमारा टर्न आने ही वाला है। जेन मैडम और जेन साहब जो हैं वो लाइन में तो खड़े थे वोट लगाने के लिए, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो कहानी जिनकी हम पढ़ रहे हैं, कांता की कहानी, तो कांता को ये लगता है कि हाँ अब जो है हमारे साथ इक्वालिटी यहाँ पर नहीं हुई। वोटिंग करते समय हम सब लोग एक ही लाइन में खड़े थे, हमें पेशेंटली खड़े रहना भी पड़ा था, और जिसका जब नंबर आया वो तब गया था। लेकिन हॉस्पिटल में जब मैं अगर मेरी बेटी बीमार हुई तो मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन जैन साहब को कभी भी हॉस्पिटल की लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता। ऐसा क्यों? इक्वल राइट टू वोट। The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employer, Ashok Jain, and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6th book, is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he/she belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of others because each of them has one vote. अच्छा, जब इस स्टोरी की शुरुआत हो रही थी तो कांता लाइन में खड़ी थी अपना वोट डालने के लिए। फिर से उस लाइन में जितने भी लोग खड़े हैं उन सब पे एक बार आप नज़र घुमाएंगे तो कांता उस लाइन में अपने एम्प्लॉयर यानी जो उसके साहब हैं, जिनके घर वो काम करती है, उनको भी वहाँ पर पहचानती है, जिनका नाम है अशोक जैन, और उनका नेबर है कांता का जिनका नाम है छोटे लाल, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं। जो इंडिया जैसा जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पर सभी एडल्ट्स मीन्स एनी पर्सन हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, राइट। तो सभी एडल्ट्स को, अब वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कितनी भी उनके पास एजुकेशन है, किसी भी कास्ट से आते हैं, वो रिच हैं या पुअर हैं, डजेंट मैटर, उन सबको अलाउ किया जाता है कि आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमने क्लास 6 में पढ़ा भी है कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल, बहुत ही अहम पहलू है किसी भी डेमोक्रेसी का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मीनिंग ही है कि आप सबको इक्वालिटी दे रहे हैं, आपके कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं आप उन सबको इक्वालिटी दे रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, वो कितने अमीर हैं, वो किस समुदाय से आते हैं, कौन सी कम्युनिटी से आते हैं, उन सब के पास पर पर्सन वन वोट है। तो कांता एक्साइटेड है वोट करने के लिए और वो भी हैप्पी है कि उसके पास भी बाकी लोगों की तरह वन वोट है। मूविंग ऑन, बट एज हर डे गोज ऑन कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वॉट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। अच्छा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, सुबह में तो वो वोट डालने गए, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया कांता के मन में ये ख्याल आने लगा कि इक्वालिटी होती क्या है। वहाँ पर तो ठीक है हम सब इक्वल थे, यहाँ हम सब इक्वल क्यों नहीं हैं हॉस्पिटल में। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. अच्छा, कांता क्यों ऐसा मन में उसके ख्याल आ रहा है कि क्यों हम लोग इक्वल नहीं हैं? सिंपल सी बात है कि जब हम उसका डे देख रहे हैं, लाइन पूरी उसका एक दिन देख रहे हैं उसके लाइफ का, तो वो एक स्लम में रहती है, बस्ती में रहती है। स्लम एरियाज़ का मतलब होता है जहाँ पर एरिया कम है, लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर सफाई ज़्यादा नहीं होती, बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं होती, लाइक
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, बेसिकली जितने भी पुअर लोग होते हैं वो सब वहाँ रहते हैं। और उनके घर के जस्ट पीछे ही एक ड्रेन है जहाँ से गंदा पानी, जिसको हम हिंदी में नाली बोल सकते हैं, वो है। ठीक है, उनकी बेटी जो है वो बीमार है, लेकिन वो एक दिन छुट्टी नहीं ले सकती अपने काम से, क्योंकि उन्हें अपने एम्प्लॉयर के पास जाना है, जैन साहब के पास जाना है, उनके पास जाकर के काम करना है, और फिर उनसे मनी बोरो करने के बाद वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सकेगी। उनकी जॉब जो है डोमेस्टिक हेल्प की है, यानी वो घर के सारे काम करती हैं, और फाइनली जब वो दिन उनका ख़त्म होता है तो वो पूरी की पूरी थक जाती हैं। लेकिन रात में जाकर के उनको क्या करना है, फिर से वापस एक लॉन्ग लाइन में खड़े होना है। ये लाइन कहाँ पर है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है। पहले वाली लाइन जो है वोटिंग के लिए थी, ठीक है, वोटिंग बूथ के सामने थी, लेकिन सुबह वाली लाइन से ये वाली लाइन अलग है, क्योंकि सुबह वाली लाइन में हर किस्म के लोग खड़े थे, आइदर पुअर और रिच, सभी लोग उसी लाइन में खड़े थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जो लाइन है उसमें सभी मोस्टली जो लोग हैं वो पुअर हैं। नेक्स्ट पेज। अच्छा, यहाँ पर एक और है, डू यू थिंक कांता हैज़ एनफ रीजन टू डाउट वेदर शी इज़ रियली इक्वल? लिस्ट 3 रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। अच्छा, आपको सच में लगता है कि कांता के पास एक वैलिड पॉइंट है कि हाँ उसके पास इक्वालिटी नहीं है? ऐसे कम से कम 3 रीजन्स इस स्टोरी से आपको मिलेंगे जो कांता के मन में ये डाउट लेकर के आते हैं कि मैं इक्वल दूसरों से नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के दूसरे काइंड्स भी हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the 2 stories given below. Each of this is based on real incidents on people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. अच्छा, कांता उन लोगों में से है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं डेमोक्रेटिक इंडिया में जिनके पास वोट करने का तो राइट है, लेकिन बाकियों के मुकाबले उनकी डेली लाइफ और उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अलग हैं। यहाँ एकदम अपोजिट बोल सकते हैं। ये लोग जो पुअर हैं हमारे इंडिया में, पुअर तो हैं ही, उनके पास अपना गरीबी है जिसकी वजह से उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन साथ साथ में उनको अपने समाज में और भी कई सारे इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ता है। अब 2 स्टोरीज़ हैं नीचे जिनसे हम सीखेंगे कि कौन सी ये 2 बाकी के इनइक्वालिटीज़ हैं। हर एक जो स्टोरी है ये हमारे इंडिया में से कुछ लोगों के रियल इंसिडेंट से पे बेस्ड है, और इनमें से हमें पता लगता है कि कौन सी इनइक्वालिटीज़ हमारे इंडिया में प्रेवलेंट हैं या हैं अभी भी। ठीक है, one of the more common forms of inequality in India is the caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. अच्छा, जो सबसे कॉमन फॉर्म्स है हमारे इंडिया में यानी इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम। जो लोग हम लोग जहाँ पर पैदा होते हैं हमारी कास्ट वही बन जाती है, राइट? तो ये हमारी तो गलती है नहीं कि अगर हम किसी नीच कुल में पैदा हुए या उच्च कुल में पैदा हुए, वो कास्ट पहले से ही डिसाइडेड है जहाँ से हम पैदा होकर के आते हैं। बट स्टिल आज भी ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसी कास्ट हैं जिनको ऐसा माना जाता है कि ये अच्छी कास्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हर हिंदू के मन में रहता है कि मुस्लिम्स आर नॉट गुड, बट ऐसा नहीं होता। हर हिंदू भी अच्छा नहीं होता है, हर मुस्लिम ख़राब भी नहीं होता है, राइट? तो ये चीज़ हमारे इंडिया में है। अगर सपोज़ कर लो कि आप रूरल इंडिया में रहते हैं, रूरल मतलब विलेजेस, राइट? आप उसमें रहते हैं तो आपकी कास्ट जो आइडेंटिटी है वो ऐसी चीज़ है जो आप बहुत छोटे से थे तब से आपने वो चीज़ सीखी है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट है अर्बन इंडिया में। अर्बन इंडिया यानी कि शहर में कोई ऐसा कास्ट में नहीं मानता, वो सब उस कास्ट सिस्टम को भूल चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। उनको लगता है कि आजकल के ज़माने में कौन लोग ऐसे हैं जो कास्ट में बिलीव करते हैं, है ना? अच्छा, आगे इन सभी मैट्रिमोनियल्स में, जो भी मैट्रिमोनियल का मतलब होता है जो शादी करवाते हैं, जो इंग्लिश के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आते हैं,
उनमें ये बताया जाता है कि हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस में आज भी कास्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट इशू है। ठीक है, हाईली एजुकेटेड यानी वो लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और उनको आज भी लगता है कि कास्ट सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ा इशू है। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in the class 6th books. Dalit is a term that is so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. अच्छा, एक स्टोरी है जो एक दलित बच्चे की है। जब वो स्कूल जा रहा है तो उसके एक्सपीरियंसेस इस स्टोरी में बताए गए हैं। क्लास 6 की बुक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दलित कौन थे और क्या उनकी सारी बातें हैं। दलित एक टर्म है जिसका मतलब है कि जो लोअर कास्ट हैं, लोअर कास्ट यानी कि जो पुअर हैं, वो अपने आप को एड्रेस करते हैं इसी टर्म से। और दलित का मतलब होता है टूटा हुआ। और वो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले वो एक अच्छी सभ्यता से थे, फिर उन्हें तोड़ा गया है, उन्हें नीचा दिखाया गया है, और आज भी वो इसी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना। ठीक है। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. In his autobiography Juthan, he writes, I had to sit away from the others in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physique could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying, and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. I was not even allowed to get a drink of water. I swept the whole day. From the doors and windows of the school rooms, the eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. He confronted the teachers, and then walking away from the school, holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, you are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him. अच्छा, एक दलित बच्चा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है जुथान। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल जा रहे थे तो उनके साथ क्या क्या किया जाता था। जब वो जाते थे स्कूल तो क्लास में उन्हें बहुत सभी लोगों से दूर बैठना पड़ता था, और वो भी कहाँ पर? ज़मीन पे। जो ज़मीन पे उन्होंने वो मैट बिछा कर के जब बैठते थे तो बैठने से पहले ही वो बच्चे दूसरे जो होते थे वो उस मैट को खींच लेते थे उस जगह से, यानी उसको परेशान करने के लिए। कभी कभी उन्हें सबसे दूर बैठना पड़ता था दरवाजे के पास, और कभी कभी वो बच्चे जो हैं उनको बिना किसी वजह के मारते भी थे। और जब कभी वो क्लास 4th में थे तो हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को बोला कि आपको स्कूल और प्लेग्राउंड का पूरा सफाई करना है, झाड़ू मारना है। ठीक है, वो लिखते हैं कि मैं तभी इतना छोटा सा था, स्मॉल फिजिक, यानी कि मेरी बॉडी इतनी छोटी सी थी कि वो इस प्लेग्राउंड को साफ़ करने के काबिल नहीं थी। उसको साफ़ करते समय मेरी जो कमर है, मेरी जो पीठ है वो दुखने लगी। मेरा फेस जो है पूरा डस्ट से कवर हो गया, इवन डस्ट मेरे माउथ में भी चली गई। और ये जो सिलसिला है मैं ये पूरा करता रहा। मेरे क्लास में बाकी के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मैं झाड़ू मार रहा था। हेडमास्टर अपने रूम में बैठ कर के मुझे देख रहा था। मुझे एक ग्लास पानी का भी पीना अलाउड नहीं था। मैं पूरा दिन जो है वहाँ पर झाड़ू मारता रहता था। सभी स्कूल के डोर्स और विंडोज़ सभी से वो बच्चे मुझे देख रहे थे, और टीचर्स ये सारा नज़ारा अपनी आँखों से देख रहे थे। अच्छा, ओम प्रकाश जो है उनको ये सभी काम अगले कुछ दिनों तक
दिए जाने लगे, मतलब आगे आने वाले कुछ दिनों तक ओम प्रकाश से सभी काम करवाए गए। और ये काम का एंड कब हुआ, जब उसके फादर उसके स्कूल से पास हो रहे थे और उन्होंने देखा कि मेरा बेटा झाड़ू मार रहा है, और उन्होंने अपने बेटे को वहाँ से वो लेके गए। टीचर्स को उन्होंने सामने लाया और उनको बोला कि आप टीचर्स हैं इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मेरा बेटा इसी स्कूल में वापस आकर के पढ़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, इसके पीछे मैं और भी बच्चे लेकर के आऊँगा यहाँ पर पढ़ने के लिए। The second story is based on an incident that took place in one of the India's larger cities and is commonly practiced in most parts of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and they decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. अच्छा, अब ये सेकेंड स्टोरी है। इस स्टोरी में इंडिया के एक लार्जर सिटीज़ में का ये हिस्सा है, मतलब एक बड़े से सिटी में ये स्टोरी जो है उसकी घटना हुई थी, और ये हमारे कंट्री के मोस्ट पार्ट्स में एक कॉमन प्रैक्टिस भी है। ये स्टोरी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है जो एक सिटी में एक अपार्टमेंट रेंट पे लेने के लिए ढूंढ रहे थे। उनके पास पैसे थे तो रेंट पे करने की कोई उनके पास दिक्कत नहीं थी। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए क्या, ताकि उनको एक रहने के लिए जगह मिल सके। प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बताया कि मेरे पास कुछ घर हैं, कुछ अपार्टमेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ और मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, क्या पता आपको वो रेंट पे मिल जाए। उन्होंने फर्स्ट अपार्टमेंट जो है वो देखा और अंसारीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम ये ले रहे हैं। लैंड लेडी ने जब उनके नाम सुने तो उन्होंने एक एक्सक्यूज़ बनाया कि वो किसी ऐसे कोई घर नहीं दे सकती जो मीट खाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट्स नहीं रहते थे। अंसारीज़ और वो प्रॉपर्टी डीलर दोनों ही सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि नेक्स्ट जो नेबर का जो हाउस था वहाँ से फ़िश की स्मेल कि फ़िश बनाई जा रही है उसकी स्मेल आ रही थी। सेम एक्सक्यूज़ जो है मिस्टर और मिसेस अंसारी को सेम एक्सक्यूज़ मिला सेकंड और थर्ड अपार्टमेंट में। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने उनको बोला कि आप अपना नाम जो है मिस्टर और मिसेस अंसारी से चेंज करके मिस्टर और मिसेस कुमार कर दो, तो हो सकता है आपको मिल जाए। अंसारीज़ को ऐसा करना मंजूर नहीं था और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ और अपार्टमेंट्स में ट्राई करेंगे। एंड में पूरा महीना ख़त्म हो जाने के बाद पूरा महीना उन्होंने अपार्टमेंट्स देखे और उनको एक लैंड लेडी मिली जो उनको अपना घर जो है रेंट पे देने की इच्छा रख रही थी। यहाँ एक क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली? What would you do if you were in the Ansari's position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of the religion you practice? अच्छा, मिस्टर और मिसेस अंसारी के साथ आपको क्या लगता है कि क्यों अनइक्वलिटी से ये ट्रीट हो रहा था? आपको अगर मान लीजिए आप अंसारी की पोजीशन पे आते और आपको घर नहीं होता रहने के लिए, जस्ट बिकॉज आपका जो रिलीजन है, आपकी जो फूडिंग हैबिट्स हैं, उसकी वजह से आपको घर रहने को नहीं मिल रहा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करते? आप अपने रिलीजन को चेंज कर देते, अपने फूड हैबिट्स को चेंज कर लेते, या आप दूसरे और घर ढूंढते जैसा मिस्टर और मिसेस अंसारी ने किया। नेक्स्ट पेज, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अपनी पहचान को पहचानना भी एक बहुत बड़ी बात है। You have understood by now that the caste we are
born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. अच्छा, अब तक आपके ये समझ में तो आ ही गया कि हम जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, जो रिलीजन हम प्रैक्टिस करते हैं, जो क्लास बैकग्राउंड यानी रिच और पुअर जहाँ से भी हम आते हैं, यही सारी हम मेल हैं या फीमेल हैं डजेंट मैटर, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो हम डिटरमाइन करती हैं कि हम इक्वली ट्रीट होंगे या अनइक्वली ट्रीट होंगे. ठीक है. ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लोग या अंसारी जैसे लोग, इन लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है उनके कास्ट और रिलीजन के बेस पे. ठीक है. When persons are treated unequally, their dignity is violated. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and the teacher hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. अच्छा, ये डिग्निटी का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान. ठीक है. जब किसी इंसान के साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. सिंपल सी बात है. सपोज़ कर लीजिए ये आपका क्लास है, टीचर जो है बॉयज़ को पनिशमेंट दे रही है, गर्ल्स को नहीं दे रही है. एक बार आप चला लेंगे, 2 बार आप चला लेंगे, लेकिन 10वीं बार में आपको ये लगेगा कि ये इनइक्वालिटी है. द बॉयज़ विल फील दैट देयर डिग्निटी इज़ वायोलेटेड. ठीक है. तो ये अनइक्वलिटी जो है हमारे कंट्री में बहुत सारी तरीके की होती है. अब यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी दोनों की डिग्निटी को वायोलेट किया गया था. और कैसे किया गया था? उनके साथ गलत व्यवहार करके. ठीक है. ओम प्रकाश वाल्मीकि को उठा करके ऐसे बोलना कि आप स्कूल में झाड़ू मारिए, आपको पढ़ाई करने नहीं दिया जाएगा. और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसकी कास्ट अलग थी. तो उसके जो स्कूल मेट्स थे और जो उसकी टीचर्स थी, इवन उसका जो हेड मास्टर था, उन सब ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की डिग्निटी को बुरा फील करवाया है उसे, और उसे ऐसा महसूस करवाया है कि वो दूसरों से कम है इस स्कूल में. बाकी सारे तो इक्वल हैं, बट ओम प्रकाश उनके बराबरी में नहीं है, उनसे थोड़ा सा निचले स्तर पे वो है. और ओम प्रकाश वाल्मीकि क्योंकि छोटा सा बच्चा था, तो वो इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था. बड़ों का जो उसके हेडमास्टर या टीचर्स उसको बोलते थे वो करने के सिवा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था. ये उसके फादर थे जो उन्होंने अपने बेटे को एक दिन झाड़ू मारते हुए देखा और गुस्से में उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया. ठीक है. और सेम चीज़ हुई अंसारीज के साथ. जब उनको नहीं मिल रहा था रेंट पे उनका घर, और जब उनके ब्रोकर ने उनको सजेस्ट किया कि आप अपना रिलीजन चेंज कर दो, अंसारीज से कुमार्स बन जाओ, तो उन्होंने भी अपनी डिग्निटी के कारण ही ये सजेशन को रिफ्यूज़ कर दिया. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. जैसे ओम प्रकाश और अंसारी के तो हमने सिर्फ ये 2 स्टोरीज़ पढ़ी. ऐसी हज़ारों लाखों स्टोरीज़ हैं जिसमें इंसानों के साथ ऐसे इनइक्वालिटी से बिहेव किया जाता है. बट दिस इज़ रॉन्ग. ऑल द पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. एज यू ट्रीट द अदर्स, यू नीड टू ट्रीट देम एज वेल. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का कहाँ जिक्र है, अब देखिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't. But at least in democratic India, the principle of equality of all persons is recognized. While earlier, no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals.
अच्छा, तो जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये लिखा गया है कि हर पर्सन जो है वो इक्वल है। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान हमारे कंट्री में, फिर वो चाहे मेल है या फीमेल है, किसी भी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, उन सबको हम क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वालिटी यहाँ पर होगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता, इनइक्वालिटी है यहाँ पर भी। एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया में ये जो प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, ये हम मानते हैं, हम इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो है कोई लॉ नहीं होता था इन लोगों की डिस्क्रिमिनेशन को या इल ट्रीटमेंट को लोगों से बचाने के लिए कोई लॉ नहीं था। बट आज ऐसा नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनमें लोगों को ये हक दिया जाता है कि आप उनको डिग्निटी और इक्वलिटीज़ के साथ ट्रीट करें। ये जो रिकॉग्निशन है इक्वालिटी का, this recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. What this means is that every person from the president of the country up to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are female or male. Third, every person has access to all the public places, including playgrounds, hotels, shops, and markets. All persons can use publicly available wells, roads, and bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. अच्छा, हमारे जो इक्वालिटी का रिकग्निशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं जो हैं ही हैं, सबको माननी है। पहली चीज़ कि हर इंसान लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो या कांता जैसी वर्कर क्यों ना हो, डोमेस्टिक हेल्पर क्यों ना हो, सबके लिए सेम लॉज हैं और सबको वो सभी लॉज फॉलो भी करने पड़ेंगे। दूसरा, कोई भी पर्सन को हम उनकी जाति, उनके कास्ट या उनका जो जहाँ पर वो पैदा हुए, या वो मेल हैं या फीमेल हैं, या वो अमीर हैं या गरीब हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका क्या है, इन सब से हम उनको भेदभाव नहीं करेंगे। वो सब जो हैं वो इक्वल हैं हर हमारे कंट्री में। ठीक है। थर्ड, हर पर्सन के पास जो ये हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, फॉर एग्जांपल प्लेग्राउंड, होटल, शॉप और मार्केट, हर इंसान के पास इनमें जाने का और इनमें खेलने का, या जो भी है प्लेग्राउंड में खेलने का, मार्केट प्लेसेस में खरीदी करने जाने का, या होटल्स में खाने जाने का, हर किसी के पास अधिकार है। हर किसी के पास इन पब्लिक प्लेसेस का एक्सेस है। ठीक है। और सभी लोग जो हैं पब्लिकली अवेलेबल जो कुएं हैं, रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, उन सब को सभी लोग यूज़ कर सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिप्शन के। और लास्ट बात जो इसके खिलाफ गांधी जी भी थे कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर लिया गया था। व्हाट डज दिस अनटचेबिलिटी मीन? अनटचेबिलिटी का मतलब होता है कि जो लोग, जैसे मान लो हमारे घर में या घर के आसपास के जो एरियाज़ हैं उनमें सुबह में आकर के स्वीपर्स जो हैं सारी झाड़ू लगा के जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रेन्स की सफाई करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कचरा उठाते हैं या कचरे को अलग अलग करते हैं। ये सभी काम जो भी वो लोग करते हैं, तो ऐसे लोगों को माना जाता था कि इनको छूना आपके लिए पाप के समान है। तो दिस वॉज नोन एज अनटचेबिलिटी, और इसको अभी एकदम बैन कर दिया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. अच्छा, जो गवर्नमेंट ने, चलो ये कानून तो बना दिया, लेकिन दो तरीके गवर्नमेंट ने ऐसे भी निकाले हैं जिनसे ये इक्वालिटी गारंटी सबको मिलती है। ठीक है। पहला कि उन्होंने लॉ बनाया, दूसरा उन्होंने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स ऐसी ऐसी बनाई और निकाली बाहर, ताकि ये कम्युनिटीज़ जिनको फ़ायदा नहीं मिलता है उनको फ़ायदे मिले और वो भी उसी लेवल में ट्रीट किए जाने, उनको लगे कि हाँ अब हमें इक्वालिटी मिल रही है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लॉज भी हैं जो पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, हम सबको इक्वली ट्रीट करने का एक अधिकार है। तो ये ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनको जो हम रियलाइज़ भी करते हैं। इस पेज के टॉप पे जो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट हमारी डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है, यानी हमारी डेमोक्रेसी
कि हर एक चीज़ यहीं से निकल करके आती है। और हम जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लो आप इलेक्शन में गए, जिसको भी आपने वोट किया, वो रिप्रेजेंटेटिव यहीं पर जा कर के हमारे लिए बोलता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे एरिया में जो कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पार्लियामेंट में हिस्सा लेगा, वहाँ के चर्चा में वो भाग लेगा, और वहाँ पर वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वो वहीं पर बात करते हैं। ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है, जितनी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, जितनी वो ज़्यादा जिसके अंदर पॉजिटिव ख्याल आते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन्स निकलते हैं, पॉजिटिव डिबेट्स होती हैं, उतना ही ज़्यादा उस कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है। डन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेज पे देखो। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. अच्छा, ये सारे लॉज तो गवर्नमेंट ने बना दिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स भी बनाई हैं ताकि वो इन कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स की लाइफ को और बेहतर कर सकें, जिनको पहले से बहुत सदियों से जो है, जिनको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, अब उनकी नाइंसाफ़ी की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली हैं। ये स्कीम्स जो हैं इन लोगों के लिए ग्रेटर अपॉर्चुनिटी इंश्योर करती हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ इनको पास्ट में नहीं मिली थी तो वो अभी मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पढ़ा होगा, एक शेड्यूल्ड कास्ट होता है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब होता है, एक होता है ओबीसी। सो ऑल दीज आर द कैटेगरीज who get first chance in any government scheme or job or whatever it is. One of the steps taken by government includes the midday meal scheme. It is most important. This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme in 2001. The Supreme Court asked all the state governments to begin this program in the schools within 6 months. This program has had many positive effects. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending the school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal scheme being provided in school, their attendance has improved. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps to reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. अच्छा, अब इसमें देखो, शुरू से जो गवर्नमेंट ने सबसे जो बड़ा कदम उठाया वो है मिड डे मील स्कीम। ना व्हाट डज दिस मीन? मिड डे यानी दिन के बीच में जो खाना दिया जाता है, वो स्कीम उन्होंने निकाली। इसका मतलब सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी, उनमें बच्चों को कुकड लंच प्रोवाइड किया जाता था। इसमें ये स्कीम अप्लाई करने वाला तमिलनाडु सबसे पहला स्टेट था। ये याद रखना है आपको, इंडिया में सबसे पहला स्टेट जिसने ये मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था और लागू किया था वो था तमिलनाडु। और उसके बाद 2001 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सभी गवर्नमेंट्स को, सभी राज्यों को बोला था कि आप अपने ये राज्य में इस स्कीम को 6 महीने के अंदर अंदर लॉन्च कीजिए और शुरू कीजिए। इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स थे, जैसे कि पहला, बहुत सारे गरीब बच्चे जो हैं अब स्कूल में एडमिशन लेने लगे और रेगुलरली आने भी लगे। टीचर्स ने ये बताया कि पहले क्या होता था, बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे। अब ऐसा नहीं है, अब बच्चों की अटेंडेंस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बच्चा घर जाएगा खाना खाने के लिए तो उसको खाना देगी कौन? उसकी माताजी। तो उनकी माताजी को भी अपना काम दिन में छोड़ करके घर आना पड़ता था अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए, अब वो बंद हो गया। ठीक है, साथ में जो भी इस प्रोग्राम ने ये भी हेल्प किया कि जो कास्ट प्रेजुडाइजेस हैं, यानी ये बच्चों के अंदर भी ये सोच अब बच्चों के अंदर से मिटने लगी कि ये निचले वर्ग का है, मैं
ऊपर वाले वर्ग का हूँ, यानी मैं रिच हूँ वो पुअर है, या वो अच्छे घर से आया मैं गरीब घर से आया हूँ। ये सब चीज़ें बच्चों के मन से धीरे धीरे निकलने लगी। कैसे? क्योंकि जो खाना बना था वो खाना सभी को साथ में बैठ करके खाना था। तो ये एक भावना लेकर के आया इक्वालिटी की सभी बच्चों के अंदर, और इसलिए आज चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे तभी से उनके मन में ये भावनाएं पैदा कर दी गई थी उन सिचुएशंस को ला करके। अच्छा, मिड डे मील ने मिड डे मील में जो दलित वुमेन हैं उनको भी काम दिया गया कि आप आकर के खाना बनाइए। तो उन दलित वुमेन को क्या मिली? थोड़ी सी इक्वालिटी मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली, उनको काम मिला, पैसे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, मिड डे मील ने बच्चों की हंगर, भूख को भी मिटाने का काम किया। सिंपल सी कहावत है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं होगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ पर कई सारे बच्चे जिनके स्टमक्स खाली होते थे, एम्प्टी होते थे, वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनके पेट भरे रहते हैं और वो पढ़ाई भी बड़े अच्छे से करते हैं। पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो हमारे देश का भविष्य भी बढ़िया उज्जवल हो जाएगा। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be a big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. अच्छा, ये जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं ये हमारे समाज में इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी और ऐसा बहुत कुछ है जो करना बाकी है। मिड डे मील प्रोग्राम ने ये तो बता दिया कि हमारे स्कूल्स में पुअर चिल्ड्रन का एनरोलमेंट यानी एडमिशन बढ़े और अटेंडेंस भी एकदम कंटिन्यू चले, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री में उन स्कूल्स के बीच में बड़े डिफरेंसेस हैं, जिन स्कूल्स में रिच जाते हैं और जिन स्कूल्स में पुअर जाते हैं। आज भी ऐसे कुछ कई स्कूल्स हैं जहाँ पर दलित चिल्ड्रन को, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। इन बच्चों को बहुत ही ऐसी गंदी सिचुएशंस में डाला जाता है फोर्सफुली, जहाँ पर उनकी डिग्निटी मेंटेन नहीं होती, यानी उनका आत्मसम्मान रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। और ये इसलिए है क्योंकि आज भी कई सारे लोग मना करते हैं कि हम आप लोगों को इक्वल नहीं गिन सकते, भले ही लॉ ऐसा हमें करने को बोलता है। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. अच्छा, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि लोगों के एटीट्यूड बहुत धीमे धीमे बदलते हैं, बहुत स्लो हैं वो इस मामले में, अपने एटीट्यूड को चेंज करने के मामले में। भले लोगों को ये पता है कि अगर हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो ये कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये लोग अपने कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी का मतलब है कोई जिसके पास कुछ पैर नहीं है, अपाहिज लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये सब डिसेबल पीपल होते हैं। उनके इकोनॉमिक स्टेटस पुअर, रिच, इन सब के बेस पे, और क्योंकि वो सिर्फ वुमेन है। Even today, in today's world as well, men or women are discriminated just because they think that men are more capable than women. Then, अच्छा, ये अगर मान लो लोग ऐसा मानने लगे कि कोई भी किसी से भी कम नहीं है, हर किसी को उससे उसकी इज्जत के साथ ही बात करना चाहिए, और तभी ही उनके प्रेजेंट एटीट्यूड्स जो हैं वो बदल पाएंगे, वरना कभी ऐसा काम हो नहीं सकता है। बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करते करते, और तब तक शायद हम बहुत सारे लोगों के साथ गलत कर चुके होंगे।
हर सोसाइटी में अगर हमें इक्वालिटी को बनाना है, मेंटेन करके चलना है, तो इसके लिए कंटिन्यूस लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जिनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इन कम्युनिटीज़ के बारे में आप आगे इस बुक में पढ़ेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर छोटी सी बात है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बताई है। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट. Self respect is the most vital factor in life. Without it, man is a cipher. To live worthily with self respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence, and recognition. अच्छा, कभी भी किसी और की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना, आप कभी उसको अच्छा बना ही नहीं पाएंगे। अपनी लाइफ को आप कभी अच्छा नहीं बना पाएंगे अगर आप दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करके अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसा अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ वापस वैसी ही गंदी हो जाएगी जैसी अभी उसकी आपने बनाई। ठीक है, तो किसी भी इंसान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है, सबसे मोस्ट वाइटल फैक्टर है जिसके ज़रिए वो चल सकता है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आज आप स्कूल आए हैं, कॉन्फिडेंस है तो आप स्कूल में टीचर के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, वही आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई आपसे बोल दे कि तुमसे तो होने नहीं वाला, तुम्हारी वो इंसल्ट करे बैठ करके, तो तुम कर भी नहीं पाओ क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। ठीक है, अगर आप एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा और उनको पार भी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल है, और ये वैसी स्ट्रगल है जिसमें किसी एक इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, और तभी जा कर के उसको वो पहचान मिल पाती है, रिकग्निशन मिल पाता है। मूविंग ऑन, इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अच्छा, ये और बाकी है। मैन इज़ मॉर्टल, एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर, but one must resolve to lay down one's life in enriching the noble ideas of self-respect and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. मैन जो है, एक किसी भी आदमी का है, किसी भी लिविंग थिंग का इस धरती पर अंत तो होने वाला है। हम में से हर कोई इंसान या तो आज मरेगा या तो कल मरेगा, वन डे और द अदर। ठीक है, लेकिन आपको कैसी अपनी लाइफ जीनी चाहिए कि आप किसी दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम्स को उल्टा कम करें, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, ना कि बढ़ाएं। तो ये एक नोबल आइडियाज़ हैं कि आप अपनी लाइफ भी बेटर करिए और दूसरों को भी कीजिए। ठीक है, किसी भी ब्रेव मैन के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी कि वो अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खो करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है। इसका एक एग्जांपल अगर हम लें, सपोज़ कर लो एक बहुत ही ऊंची पद पे कोई पॉलिटिकल आदमी है, ठीक है, लेकिन वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो करके दूसरों के सामने अपने आप को नीचा दिखा करके तब उसने वो अपनी कुर्सी हासिल की, तो ये उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं है। वो सामने वाले से अपनी इंसल्ट करवा रहा है और तब उसको वो पोजीशन मिला, तो ये उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाई और तब उसे वो पोजीशन मिली। तो वो लाइफ वो सुकून से नहीं जी पाएगा, उसे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मेरी रिस्पेक्ट मुझे क्यों नहीं मिलती, आफ्टर ऑल आई ऑल्सो डिजर्व ऑल ऑफ दिस। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, जो दूसरी डेमोक्रेसीज हैं, इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इनइक्वालिटी है, और भी कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर ये इनइक्वालिटी के इश्यूज हैं। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in late 1950s to push for equal rights for African Americans. Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the USA and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. ये ब्लैक्स और वाइट्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो हमारे यूएसए के फर्स्ट
ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ही वॉज बराक ओबामा, तब से थोड़ा सा ये डिफरेंसेस कम हुआ, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा था। आपको अगर ये लगता है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इनइक्वालिटी की लड़ाई चल रही है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इक्वालिटी का इशू आज भी एक स्ट्रगल बना हुआ है कम्युनिटीज़ के बीच में, दो समुदायों के बीच में। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, वो हैं बेसिकली अमेरिकन्स, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका, बट उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो अफ्रीका से लाए गए थे एज स्लेव, यानी कि एज हम बोल सकते हैं नौकर। ठीक है, स्लेव का मतलब होता है कि वो आदमी आपका नौकर है, आपको उससे जो करवाना है आप करवाइए, आप उसके बॉस हैं। तो स्लेव्स के तरीके से अफ्रीकन्स को अमेरिका में लाया गया था। अब उनके जो वंशज हुए, उनके जो बेटे बेटियां हुए, उनको बोला जाता था अफ्रीकन्स अमेरिकन्स। नाउ सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई माता पिता हैं जो ब्लैक कलर के हैं तो उनके बेटे और बेटियां भी ब्लैक कलर के होंगे। माता पिता अगर वाइट कलर के हैं तो उनके बेटे और बेटियां भी वाइट कलर के होंगे। तो ये वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक्स और वाइट्स को लेकर के, कि अगर मान लो ब्लैक किसी बस में मान लो वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई ब्लैक जो पर्सन है उसे पीछे बैठना पड़ता था, या उसे अपनी सीट खाली करनी पड़ती थी जब कोई वाइट वहाँ पर बैठने के लिए आता था। तो अब इसमें कुछ और भी बातें हैं कि उस समय पर जो उनका लॉ था, इवन वो लॉ भी उनको इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता था। 1950 में एक मूवमेंट हुआ जिसमें अफ्रीकन्स अमेरिकन्स के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड की गई थी, और उसके बाद जो है उनके लिए लॉ आए। इससे पहले उनको एक्सट्रीमली अनइक्वली ट्रीट किया जाता था यूएसए में, और उनके पास लॉ के थ्रू भी इक्वालिटी नहीं थी। कब? 1950 से पहले। अच्छा, मूविंग ऑन। रोसा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन tired from a long day work at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated, and which came to be known as civil rights movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children, and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who are either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. अच्छा, ये रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। एक दिन वो अपने पूरे दिन की थकावट से वो आई, और एक बस में उन्होंने एक सीट पकड़ी, और वो उन्होंने सीट एक वाइट मैन को देने से मना कर दिया। डेट भी है 1 दिसंबर 1955 को। उनके मना करने के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई सी लड़ गई कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा अनइक्वल वेज में ट्रीट किया जाता है, और उसके बाद ये बन गया सिविल राइट्स मूवमेंट। उसके बाद 1955 के बाद तकरीबन 9 साल के बाद जो सिविल राइट्स एक्ट आया, उन्होंने बताया कि किसी भी इंसान को, वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, उसका नेशनल ओरिजिन कहीं का भी हो, यानी उसके पूर्वज कहीं के भी हों, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी बताया जाता था कि सभी स्कूल्स अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए खुले हुए हैं, और उनको सेपरेट स्कूल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, लॉज तो आ गए, पेपर पे तो आ गए, रियल लाइफ में नहीं आए। फिर भी क्या होता था, जो मेजॉरिटी अफ्रीकन अमेरिकन्स थे वो कंट्री के पुअरेस्ट में गिने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता था, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे वर अफ्रीकन अमेरिकन्स। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स की पढ़ाई ही अफोर्ड कर सकते थे, और ये वो गवर्नमेंट स्कूल्स थे जिनमें फैसिलिटीज़ काफ़ी कम थी, जो टीचर्स थी वो पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन जो वाइट थे, जो अमेरिकन्स थे, वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे, या वो उन एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी बहुत अच्छे थे, प्राइवेट स्कूल्स से भी ज़्यादा अच्छे, या उनके भेंट में तो अच्छे ही थे। रोसा पार्क्स, एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, चेंज्ड द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विथ वन डेफिएंट एक्ट। ये वही रोसा पार्क्स है, देखो,
तो इन्होंने एक छोटी से काम से वहाँ पर जो रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन्स थी उनकी पूरी लाइफ उन्होंने चेंज करके रख दी। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में से एक छोटी सी आपको कुछ पॉइंट्स बताई गई हैं, जिसका मतलब है कि आप किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। कौन से बेसिस पे? उसका क्या रिलीजन है, क्या रेस है, क्या कास्ट है, उसका कैसा जेंडर है और उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, इन सब पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ये बात प्रोहिबिट हो गई, यानी मना कर दिया गया। पहली बात बता रहा है कि स्टेट भी किसी सिटीज़न को इन सभी ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। स्टेट मतलब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। सेकंड, किसी भी सिटीज़न को इन सभी अगर चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस मिलते हैं, मान लो वो ऐसा महसूस करता है कि मुझे आज भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या कर सकता है? उसको और भी मतलब अधिकार दिए गए हैं कि वो शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस, जो भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो उनमें जा सकता है। उसको कोई नहीं रोकेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला। जो वेल्स, टैंक्स और बाथिंग गार्ड्स हैं, जो रोड्स जो पब्लिक हैं, पब्लिक रिसोर्ट की जो प्लेसेस हैं, वो सब स्टेट फंड्स की हैं या मान लो पब्लिक की हैं, पब्लिक फंड्स की हैं, लेकिन फिर भी वो सभी लोगों के लिए, इन सभी जाति वगैरह से दूर होकर के इन सभी लोगों के लिए वो ओपन है और इन सभी लोगों का उस पर हक बनता है, एक्सेस है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी है तो चैलेंजेस भी होंगे। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of your daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld or not. अच्छा, कोई भी कंट्री को हम ये नहीं बोल सकते कि वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक है। कुछ समुदाय और कुछ लोग वहाँ पर ऐसे ही होते हैं, यानी हर कंट्री में ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको डेमोक्रेसी के फ़ायदे नहीं मिलते, या वो डेमोक्रेसी को समझते नहीं हैं, या उनको डेमोक्रेसी पता भी नहीं होती कि वो है क्या। तो यहाँ पर इक्वालिटी को बढ़ावा देना या इक्वालिटी की तरफ लोगों का ध्यान खींचना, उनकी सोच को बदलना, ये बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क है, एक बहुत बड़ा, है ना। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, यानी उनको उनकी पहचान देना चाहते हैं, उनकी इज्जत देना चाहते हैं, तो साथ साथ में आपको उनकी डिग्निटी भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हम किसी से जब बात करते हैं, किसी को हम बोलें किसी बच्चे को कि तू इधर आ, तो हम उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं हम उसको बोलें कि बेटा आप यहाँ आओ, तो उसकी डिग्निटी भी मेंटेन रहेगी और वो भी ये मैनर्स सीखेगा कि बड़ों से या छोटों से कैसे बात की जाती है। ठीक है, इस बुक में आप यही सीखेंगे कि इक्वालिटी का इशू कैसे हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है और कैसे हम इस इशू से बाहर आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम, ताकि हर इंसान को ये मन में फीलिंग रहे कि नो, वी ऑल आर इक्वल, राइट। तो ये सभी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे। दिस वॉज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2. होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग.